माय फर्स्ट जॉब। ये बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज पास करके निकला ही था और एक टेलीकॉम कंपनी में नौकरी मिल जाने की वजह से बहुत खुश था। मेरा जॉब उस कंपनी के मोबाइल टावर्स की इंस्टॉलेशन और रिपेयरिंग से जुड़ा हुआ था। मेरी पोस्टिंग एक गांव में हुई थी जहां मेरा ठिकाना कंपनी की तरफ से एक गेस्ट हाउस में था। वहां से सुबह अपने काम के लिए रोज निकलता था और वापस आते हुए रात हो जाती थी। काफी इंटीरियर इलाकों में आना जाना पड़ता था जो कि उस गांव के मुकाबले काफी छोटे और अनडेवलप्ड हुआ करते थे। कंपनी का बहुत बड़ा एहसान था कि ट्रैवलिंग के लिए मुझे एक पुराना स्कूटर दे रखा था। अब 6 महीने हो चुके थे मुझे और आसपास के गांव के बारे में काफी अंदाजा भी हो गया था। तो एक बार एक ऐसे गांव में जाना पड़ा जो कि मेरे गेस्ट हाउस से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर बीच में रास्ता पूछने के लिए मैं एक दरगाह के पास रुका। वहां मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पोटली रख दी और कहा, ये दरगाह का तबर्रुक है, ले जाओ। फिर मैं वहां से निकल गया। अब जब तक मैं उस गांव में पहुंचा तो धूप काफी तेज हो चुकी थी और जहां मुझे काम था वो टावर खेतों और मैदानों के बीच में था और आसपास आबादी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बस दूर एक खेत में एक झोपड़ी दिख रही थी। दिन के वक्त भी वहां इतनी वीरानगी थी कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। खैर, मैं अपना काम करते हुए यही सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी निकल लूं। अब हवा काफी तेज चलने लगी थी और मेरे आसपास कोई भी नहीं था। काम अभी बाकी था। मैं वहां पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जेब से सिगरेट निकालकर जला ली। मैं पेड़ के तने से कमर टिकाकर बैठ गया था और सिगरेट पीकर कुछ रिलैक्स फील करना चाह रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही मेरी नजर पेड़ पर गई तो वहां 8 से 10 साल का बच्चा बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। मैं एकदम चौंक कर खड़ा हो गया और पेड़ से थोड़ी दूर हट गया। उस बच्चे का वहां होना इसलिए भी अजीब था क्योंकि आसपास कोई घर आबादी कुछ भी नहीं था। फिर मैंने हिम्मत करके बच्चे से बात करनी चाहिए। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मैंने थोड़ा तेज आवाज में उससे कहा, अरे तुम ऊपर पेड़ पे क्या कर रहे हो? पर इस बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया और पेड़ की डालियों की तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। लेकिन मैं अपने डर को खत्म करने के लिए उससे एक बार बात तो करना चाहता था कि ये क्लियर हो जाए कि वो इंसान ही है या कोई भूत। फिर मैंने अपने बैग से एक केक का पैकेट निकाला और उस बच्चे को देने के लिए हाथ ऊपर किया और उससे कहा, ये लो बच्चे, केक खाओगे? ये सुनकर जैसे उसकी एक्टिविटी में कुछ फर्क आया और उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब हवा थम चुकी थी लेकिन वो बच्चा अभी भी मुझसे मुखातिब नहीं था। फिर एकदम एक झटके से उसने मेरी तरफ देखा तो ये देखकर मैं कांप गया कि उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी। मैं पीछे हटा और किसी से टकराया और केक का पैकेट मेरे हाथ से गिर गया। मुड़कर देखा तो एक आदमी हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा था। मुझे पसीने पसीने होता देख वो बोला, साहब घबराइए मत, मेरा नाम पवन है, मैं यहीं उस झोपड़ी में रहता हूँ। अपने बेटे को ढूंढ रहा था तो आपको यहाँ खड़ा देखकर यहाँ चला आया। आपने देखा है किसी बच्चे को यहाँ? मैं अब तक नॉर्मल नहीं हो पाया था और ना ही मुझे उस आदमी की कोई बात समझ आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बिना कुछ सोचे हुए मैंने ऊपर पेड़ की तरफ इशारा किया। इस पर वो आदमी बोला, ओहो, यहाँ बैठा है तू, और मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुझे। लेकिन जब पवन अपने बेटे को उस पेड़ पर से उतार कर लाया तो उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर वो बोला कि साहब आप थोड़ी देर हमारे साथ चलिए, कुछ चाय पानी ले लीजिए हमारे गरीब खाने में। मैंने पहले तो मना किया लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं उन दोनों के साथ उनके खेत वाली झोपड़ी में गया। मैंने अपने बैग से अपना लंच निकालकर उन दोनों के साथ खाया। फिर मैं बाहर आकर सिगरेट पी ही रहा था कि पवन भी बाहर आकर मुझसे बात करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कुछ बोलता नहीं, कुछ बातचीत नहीं करता, क्या बात है? बड़ा परेशान होकर वो बोला कि साहब ये बिल्कुल ठीक था, गांव के और बच्चों की तरह खूब बोलता भी था, पढ़ता भी था, खेलता भी था। लेकिन एक दिन हमारे गांव में एक अघोरी साधु आया। उसको हमने खाना खिलाया और अपने घर के बाहर वाले कमरे में एक रात रुकने का इंतजाम किया था। फिर जब सुबह हमने देखा तो वो जा चुका था और उसी दिन से हमारे बेटे ने बोलना छोड़ दिया। कुछ पूछो तो जवाब नहीं देता था।
दीवानों की तरह पूरे गांव में कभी कहीं मिलता था तो कभी कहीं मिलता था। वहां लोग उससे डरने लगे थे, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ गांव के बाहर रह रहा हूँ। बातें करते काफी देर हो गई थी और काम अभी भी काफी बचा हुआ था। मैं जाकर अपने काम में लग गया। अब शाम हो चली थी और मैं दूर उस बच्चे को मिट्टी में खेलता देख सकता था। सूरज ढलने तक मैं अपना काम फिनिश करके जब निकलने लगा तो पवन ने मुझसे कहा, अब इस टाइम मत जाओ, ये रास्ता सेफ नहीं है। लूटपाट के केस आए दिन होते रहते हैं। रात को यहीं रुक जाओ, सुबह सवेरे जल्दी निकल जाना। बात मेरी भी समझ में आ तो रही थी, पर मेरे दिल में उसके बेटे की वजह से कुछ डर बैठ गया था, जो कि मैं उसको कह नहीं सकता था। खैर, मैं रात को उनके साथ ही उनकी झोपड़ी में रुक गया। अब बिल्कुल वीरान इलाका, बाहर एकदम अंधेरा और अंदर एक बल्ब जल रहा था। थकन की वजह से कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। रात में एकदम मेरी आंख खुली। अब झोपड़ी के अंदर भी अंधेरा था, शायद लाइट चली गई थी। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे, लेकिन जब मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके देखा तो दूसरी चारपाई पर पवन अकेला सो रहा था और उसका बेटा वहां कहीं नहीं था। मैंने जल्दी से घबरा कर पवन को जगाया और कहा कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया। इस पर वो भी उठकर परेशान हो गया और अपनी टॉर्च और लाठी उठाकर मेरे साथ बाहर आ गया और जल्दबाजी में उसे ढूंढने निकल पड़ा। मैंने जल्दी से अपना स्कूटर स्टार्ट किया और पवन को पीछे बिठाया और उसे लेकर निकल पड़ा। काफी देर तक मैदानों, खेतों और कई पेड़ों पर देखकर जब हम थक गए तो रास्ते में ही जब स्कूटर की लाइट एक जगह पड़ी तो वहां कुछ चमकता हुआ लगा। मैंने स्कूटर वहीं घुमा दिया। हम काफी दूर आ चुके थे। उस चमक की तरफ जब और आगे गए तो पवन ने कहा कि ये तो हम शमशान घाट की पिछली तरफ आ गए हैं। बस ये कहा ही था पवन ने कि इतने में हम दोनों की नजर शमशान घाट की दीवार से लगे एक कुएं की तरफ गई तो देखा वहां कोई एक बहुत चमकीली लाल चुन्नी ओढ़कर शमशान की तरफ मुंह करके बैठा है और हल्के हल्के हिलकर कुछ गुनगुना रहा है। पवन का तो पता नहीं, पर सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा खून मेरी बॉडी में जम गया और ठंडा पड़ गया है। लेकिन पवन ने हिम्मत करके साइड से जब टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो चमकीली चुन्नी ओढ़े उसका बेटा ही था। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, धड़ाम से। हम दोनों ने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो हमारा स्कूटर गिरा पड़ा था, जैसे कोई चीज उससे टकराई हो। इतने में मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और स्कूटर को उठाकर खड़ा कर ही रहा था कि पवन ने चिल्ला के कहा, ये कहाँ गया। जब मैंने पलट कर देखा तो उस बच्चे का नामो निशान वहां नहीं था। हमने कुएं के अंदर टॉर्च से देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। हिम्मत अब हम दोनों की ही टूट चुकी थी। फिर डिसाइड किया कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि हमने सब कुछ गलत ही देखा हो। अब तक स्कूटर स्टार्ट करके हम वापस आ गए और देखा तो झोपड़ी में बल्ब जल रहा था और पवन का बेटा अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। फिर दिमाग में ये बात आई कि अगर ये वहां कुएं के पास था तो हमसे पहले यहाँ कैसे आ गया, जबकि हम तो स्कूटर से आए हैं। फिर हम एक दूसरे को ये कहकर समझाने लगे कि हो सकता है ये यहीं कहीं आसपास ही हो और हमारे निकलने के बाद वापस आके सो गया हो। लेकिन अब हम दोनों वो शमशान वाला इंसिडेंट बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे थे और फिर पूरी रात जागते हुए कटी। सुबह निकलने से पहले मैंने वो दरगाह शरीफ का तबर्रुक पवन को दिया और कहा कि ऊपर वाले का नाम लेकर ये अपने बेटे को जरूर खिलाना। मुझे उस फकीर की वो बात याद आ गई जो दरगाह के बाहर उसने बोली थी। उसने कहा था, ये बुजुर्गों की दरगाह का तोहफा है बेटा, खुद पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है। अब फिर मैं वहां से जैसे ही निकला तो अगले ही खेत के किनारे पर मुझे वही लाल चुन्नी पड़ी दिखी जो रात को हमने शमशान के पास देखी थी। पर मैं उसको अवॉइड करके तेजी से वहां से निकलकर वापस अपने गेस्ट हाउस आकर सो गया। अगले दिन मेरे पास पवन का फोन आया। वो बेहद खुश था। उसने कहा कि मैं अपने गांव अपनी फैमिली के पास आ चुका हूँ और मैंने कल अपने बेटे को वो दरगाह का तबर्रुक खिलाया था जो तुमने दिया था। और आज सुबह जब वो उठा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, ठीक वैसा ही जैसे पहले था।
तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। इस सीरीज में हम कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरी सुनाएंगे जिनका कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। आप अपने सजेशंस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके दे सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अगर जिंदगी ने वफा करी तो फिर मिलेंगे। ओवर एंड आउट।